सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता, छोटूराम आर्य कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए बच्चों, सरकार ने जो ई लर्निंग मुहिम चलाई है कोरोना की वजह से, क्योंकि हम पूरी क्लासेस नहीं ले पाए और क्लासेस पूरी ना होने की वजह से जो सिलेबस रह गया है जिन बच्चों का, या फिर कोई भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आप लोगों को बताने हैं, तो वो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर वीडियो बनाकर आपके पास भेज देंगे। तो आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊँगी वो इंडियन पॉलिटी का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एक क्वेश्चंस बनता है और एक पूरा टॉपिक भी है जिसका नाम है फेडरल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद संघीय शासन भी चर्चा में रहा है कि फेडरल सिस्टम जो है, धारा 370 जो हटी है तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। इस वजह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे फेडरल सिस्टम का मीनिंग क्या है। जो शासन व्यवस्था है मेनली हम टू टाइप से बोल सकते हैं उसको, कि दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो सत्ता है, जो शासन करने की व्यवस्था है, उसकी हिस्सेदारी कैसी होनी चाहिए। उसकी हिस्सेदारी जो है, वो जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो किस तरीके से बांटी जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर केंद्र सरकार के अस्तित्व के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व हो, उसे हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। अगर हम फेडरल सिस्टम के बारे में जानें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है फेडरल सिस्टम का वो यूएसए का है, अमेरिका का है। वहाँ पर फेडरल सिस्टम का अस्तित्व किस तरीके से आया, वहाँ पर शुरू में 13 उपनिवेश थे, वो राज्य स्वतंत्र हुए। उन स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया और वो संघ जो बना वो एक समझौते से बना, एक एग्रीमेंट से बना। और वहाँ पर जो राज्य हैं उनका अपना अलग संविधान है, उनकी अपनी अलग नागरिकता है। और जब भी उन्हें ये लगता है कि उनका विकास संघ की वजह से अवरुद्ध हो रहा है या वो उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संघ से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने का मेन रीज़न क्या है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। दूसरा, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, कल्चर डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से खाली सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चल सकता। देखिए सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठकर क्या राजस्थान वाले व्यक्तियों की प्रॉब्लम इतनी अच्छे से डील कर सकती है जितनी कि राजस्थान सरकार कर सकती है या हरियाणा की सरकार कर सकती है। तो इस वजह से हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारी जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके अंदर ये बात स्पष्ट है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। हमारा जो संविधान है उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ये कहता है कि भारत के अंदर, आपसे देखो ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका की तरह हमने यहाँ कोई समझौता नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार जो है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो संघ है, वो राज्यों की सीमाओं में कमी कर सकता है, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकता है, उनके नाम बदल सकता है। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम का मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फेडरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से होता है। फेडरल सिस्टम का सही बिल्कुल इजी वे में इसका मीनिंग क्या है, शक्तियों का बंटवारा होना, सत्ता का बंटवारा होना, सत्ता की साझेदारी होना, जो पावर्स हैं, जो विषय हैं, वो नीचे तक जाना, रूट लेवल तक जाना, दैट इज़ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम के
का जो इतिहास है हमारे यहाँ पर कैसे शुरू होता है ये भी पता होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर संघीय शासन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 1935 का जो एक्ट आया है, 1935 का जो अधिनियम आया है, वहाँ पर भी फेडरल सिस्टम का जिक्र हुआ है। और आपका जो संविधान का, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो भी हमें बताता है, फेडरल सिस्टम के बारे में बताता है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसके अलावा जो फेडरल सिस्टम है उसको कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फेडरल सिस्टम को आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर माना है हमारे संविधान का, कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हम ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिससे ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो, नष्ट हो। तो इसके बाद इसकी परिभाषाओं पर आते हैं, क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। जैसे केसी वियर ने इसको क्या कहा है, क्वासी फेडरल सिस्टम कहा है हमारे सिस्टम को। जो ग्रैनुअल ऑस्टिन है उसने क्या कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। और जो पॉल एप्पलबी है उन्होंने क्या कहा है कि जो भारत का संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा संघीय है। और ऐसी ही बात किसने बोली है, आइवर जेनिंग्स ने बोली है कि हमारा जो संविधान है वो अत्यंत संघीय है। तो सबसे पहले मीनिंग बताइए, फिर उसके बाद इसकी परिभाषाएं बताइए, और फिर इसके बाद आप इन परिभाषाओं को एनालाइज कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। और अब हम करते हैं इसकी विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं फेडरल सिस्टम की। फेडरल सिस्टम की जो फर्स्ट, कम से कम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 7-8 पॉइंट तो ज़रूर होने चाहिए। तो इसकी पहली जो विशेषता है कि संघीय शासन है भारत के अंदर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। कैसे है देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो, जो संविधान के विरुद्ध में जाता है, ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। यानी हमारा जो संविधान है वो जनता से भी ऊपर है। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार तमिलनाडु के अंदर जयललिता के ऊपर बैन लगाया गया कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन उसकी पार्टी चुनाव लड़ सकती थी। और उसकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, AIDMK, पता है आपको, उसकी पार्टी का नाम पता होना चाहिए। और जब चुनाव लड़ा तो बाहरी बहुमत से उन्हें विजय मिली। तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया कि चाहे पूरी की पूरी भारत की जनता भी ये बात बोले, अगर ये हमारे संविधान के खिलाफ है तो ये गलत है। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको, जो बताएगा कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। देखिए 1967 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन। इस 25वें संविधान संशोधन के अंदर क्या कहा गया कि अगर सरकार कोई भी ज़मीन एक्वायर करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए तो उसका कंपनसेशन जो है वो सरकार डिसाइड करेगी, ना कि कोर्ट डिसाइड करेगा। पहली बार, ये पहला संविधान संशोधन था जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई, और फिर न्यायपालिका का निर्णय आया और उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के खिलाफ होगा या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता होगा। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह आते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, न्याय पुनरावलोकन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। फेडरल सिस्टम भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो संविधान की सुप्रीमेसी हमें ये बताती है कि संविधान जो सुप्रीम है वो हमें ये बताता है कि हमारे देश के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग काम करना है हमने। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। देखिए संघीय शासन व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो शक्तियां हैं वो डिवाइड होती हैं, कि राज्य सरकार अलग विषयों पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार अलग विषयों पर कानून बनाएगी, और दोनों भी कुछ विषयों पर कानून बना सकती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट,
जो केंद्र सरकार है वो जिन विषयों पर कानून बनाएगी वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। आपका आर्टिकल 246 ये कहता है कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिस पर कानून कौन बनाएगा, आपका केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और कॉन्क्रीट लिस्ट जिस पर कानून जो है दोनों बनाएंगे। और कुछ पावर्स जो बच गई हैं जिनको अविशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, रेजिड्यूरी पावर, ये आपके आर्टिकल 248 में है। ये किसके पास है, केंद्र के पास है। यानी शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से कर रखा है जो फेडरल सिस्टम को दर्शाता है। यानी कुछ जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे नागरिकता है, जनगणना है, परमाणु पॉलिसी है, डिफेंस है, वो सारे मामले जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। कुछ कानून राज्य सरकार बनाएगी, जैसे वेलफेयर, लैंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे मामले जो राज्य से रिलेटेड है वो कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और कुछ विषय ऐसे हैं जो साझे हैं। यहाँ से कई बार छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समवर्ती सूची के विषय बताइए, तो ध्यान रखना शिक्षा जो मेनली पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, शिक्षा, आपका वन, आपका मापतोल, ये विषय मेनली पूछे जाते हैं कि शिक्षा किसका विषय है, वन किसका विषय है, मापतोल किसका विषय है। क्योंकि ये 4-5 विषय ऐसे थे जो पहले स्टेट के पास थे और फिर समवर्ती सूची में आ गए। जैसे शिक्षा पहले किसका विषय था, स्टेट लिस्ट का था, और अब किसका है, समवर्ती का। ठीक है, आपको ये विषय भी पता होने चाहिए कितने कितने हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में पहले कितने विषय थे, 97, लेकिन करंट में 100 विषय हैं। यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे और अब कितने हैं, 100 विषय हैं। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं, पहले कितने थे, 66, और अब कितने हैं, 62 है। यानी स्टेट लिस्ट के कुछ विषय कहाँ पर चले गए हैं, समवर्ती सूची में चले गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले विषय कम थे क्योंकि स्टेट लिस्ट से आए, अब बढ़ गए हैं। पहले इसमें विषय थे 47 और अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विषयों का बंटवारा किसके बीच में है, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, जो हमें क्या बताता है कि हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, हमारे देश के अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र है। अभी बताया मैंने आपको संविधान की जब सुप्रीमेसी बताई तब भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो संविधान के खिलाफ है। यानी संविधान का रक्षक कौन है हमारे देश में, न्यायपालिका है। आपसे छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि जो ऐसी वो कौन सी संस्था है जो संविधान को इंटरप्रेट करती है, जो संविधान की रक्षा करती है, तो वो कौन है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका किस तरीके से करती है, देखो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो सरकार के दबाव में आके काम नहीं करती। जैसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपकी हमारी जो न्यायपालिका है, उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसमें सरकार का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, उनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। उनकी सैलरीज में मतलब ऐसी कटौती तो की जा सकती है अगर मान लो कोई इमरजेंसी होगी या वित्तीय आपात हो गया, लेकिन इसके अलावा हम उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते, हाँ बढ़ा सकते हैं। मतलब एक फिक्स टर्नओवर है वो। ये सारी बातें क्या दर्शाती है कि हमारी न्यायपालिका किसी सरकार के दबाव में आके काम नहीं करेगी। और हमारी न्यायपालिका ने कितनी बार ऐसा किया है। आप जाट आरक्षण का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जब हरियाणा के अंदर 10% जाट आरक्षण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको निल कर दिया, नलीफाई कर दिया कि भाई ये सही नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारी जो न्यायपालिका है उसके पास ये पावर है, अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो सही नहीं है या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो सही नहीं है तो उसको वो कट कर सकती है, उसके पास ये पावर है। जैसे मैं आपको आर्टिकल 25 का एग्जाम्पल दिया मैंने संविधान की सुप्रीमेसी में, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो क्या बताती है कि हमारे
संघीय शासन की व्यवस्था बताती है कि संघीय शासन व्यवस्था जो उसकी विशेषता के अंदर काउंट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दोहरा शासन। देखिए दोहरा शासन भी जो है वो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया के अंदर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, ठीक है। राज्य सरकार के कानून भी हमें मानने पड़ते हैं और केंद्र सरकार भी के भी कानून हमें मानने पड़ते हैं। जैसे अभी आप नागरिकता वाला विषय उठा सकते हो। नागरिकता पर कानून किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। हम राज्य के नागरिक हैं, मतलब हम हैं तो पूरे देश के नागरिक, क्योंकि हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं कि हम राज्य के अलग से नागरिक हो, बट वहाँ के निवासी हैं हम, ठीक है। और हम भारत के क्या हैं? नागरिक है। तो केंद्र सरकार ने नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाया, तो हम उस कानून को भी मानेंगे। और राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कोई कानून बनाएगी तो हम उस कानून को भी मानेंगे। यानी संघीय शासन व्यवस्था यही तो बताता है कि दोहरी शासन व्यवस्था, बट अपने अपने क्षेत्र निर्धारित है उनके कि कहाँ पर कौन काम करेगा और कहाँ पर कौन काम करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिग्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस, कठोर संविधान। देखिए जो कठोर संविधान है वो संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। कठोर संविधान का मतलब क्या है? जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी देशी रियासतें थी। वो देशी रियासतें भारत संघ में तब शामिल हुई जब उनको ये आश्वासन दे दिया कि भाई हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, बट इन अधिकारों की, इन पावर्स की गारंटी कौन देगा? तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो बातें हैं वो लिखित रूप में संविधान के अंदर होंगी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आया, भाई संविधान तो आप लोग बना रहे हो, इस बात की गारंटी आप संविधान को बदल भी सकते हो। तो वहाँ पर ये प्रावधान किया गया कि जो संविधान है उसमें जो भी कोई संविधान संशोधन होगा, जो भी संशोधन होगा उसमें आधे राज्यों की अनुमति होगी और दोनों सदनों का 2/3 बहुमत होगा। और आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर राज्यों से प्रतिनिधि जाते हैं और दूसरा आधे राज्य जो हैं वो अनुमति देंगे, तभी संविधान के अंदर संशोधन हो सकता है। तो जो आपका कठोर संविधान है, जो लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो भी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी अखिल भारतीय सेवाओं का होना। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपकी फेडरल सिस्टम की बहुत अच्छी और एक यूनिक विशेषता है कि अखिल भारतीय सेवाएं। कैसे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फेडरल सिस्टम की विशेषता कैसे है। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं में आपको पहले तो पता होना चाहिए IAS, IPS, IFS ये आते हैं, ठीक है। और ये जो जब इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है, IPS वगैरह की, IAS की, तो इनकी जब नियुक्ति होती है तो इनको एक कैडर चुनना पड़ता है, ठीक है। वो कोई भी कैडर ले सकते हैं, राजस्थान, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस राज्य में और उस राज्य की प्रॉब्लम को भी देखते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में उस राज्य की प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं और बीच बीच में आके उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी काम करना पड़ता है। तो वो राज्य को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि फेडरल सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट विशेषता। नेक्स्ट विशेषता कौन सी है? द्विसदनीय व्यवस्था। जो द्विसदनीय व्यवस्था है यानी एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, ये भी फेडरल सिस्टम को दर्शाता है। कई बार क्या आता है बच्चों के दिमाग में या हमारे दिमाग में भी आता है कि भाई राज्यसभा की जरूरत ही क्या है। देखिए राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर राज्यों से रिलेटेड कोई भी मामला है, मान लीजिए पर्टिकुलर सिक्किम से रिलेटेड कोई मामला है या फिर असम से संबंधित कोई मामला है या फिर हरियाणा से संबंधित मामला है, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसको राज्यसभा ही रिप्रेजेंट करती है। कोई भी ऐसा कानून बन रहा है जो राज्य सरकार उस राज्य के विरुद्ध है, तो उसके समर्थन में क्या है वो अपना सपोर्ट करते हैं। तो राज्यसभा जो है और लोकसभा, ये दोनों सदनों का होना भी फेडरल सिस्टम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फेडरल सिस्टम की विशेषताएं थी। तो मैं अब आपको पॉइंट्स काउंट कर देती हूँ। आपके 7-8 पॉइंट बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट सुप्रेमेसी संविधान की, फिर सेकंड आपका है शक्तियों का बंटवारा होना,
फिर राज्यसभा का दूसरे सदन के रूप में होना, थर्ड पॉइंट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है आपका, रिग्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस, कठोर संविधान, ठीक है। उसके बाद है आपका दोहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद है आपका द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये आपके 8 पॉइंट होते हैं। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं आज हमने किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन रहता है कि भारत का संविधान जो है वो संघीय है या यूनिटरी है। तो यूनिटरी जो है एकीकृत जो शासन व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और लास्ट में हम करेंगे कि भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था का दौर कैसे कैसे रहा, जैसे नेहरू के टाइम में कैसा था, इंदिरा के समय में क्या कैसा था, या जो गठबंधन की सरकार आई तो कैसा था, ठीक है। तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से छोटे क्वेश्चन कौन कौन से बने आपके क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट बनता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल फर्स्ट है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते, बल्कि संसद के पास ये पावर है कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है, उसकी सीमाओं को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। फिर नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन इसका बनता है कि जो फेडरल सिस्टम है उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, यूएसए है। और हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था विधि तरीके से, तो वो कहाँ पर किया गया था, 1935 के अधिनियम के अंदर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस लिस्ट पर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे बनाती है, ठीक है। या आपसे ये पूछा जा सकता है शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना पूछा जा सकता है किसका विषय है, जनगणना आपका क्या है, यूनियन लिस्ट का विषय। अपने दिमाग में रखना कि वो विषय जो पूरे देश को प्रभावित करेगा, जो पूरे देश पे लागू होगा, वो किसका होगा, यूनियन लिस्ट का होगा। अच्छा, आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि साइबर, देखिए जब हमारा संविधान बना तो उस टाइप साइबर क्राइम नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो वो जो बचे हुए विषय थे वो बाकी किसके हाथ में चले गए, केंद्र के, जिसको हम रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं। तो साइबर क्राइम जो है ये इंटरनेट से रिलेटेड जो भी मामले हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, आपका यूनियन लिस्ट बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है, या संविधान का रक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। जो संविधान का रक्षक है वो क्या है, न्यायपालिका है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम है, तो सुप्रीम कौन है, आपका संविधान सुप्रीम है। जयललिता वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। फिर न्याय पुनरावलोकन, जैसे कोई भी कानून लगे कि ये सही नहीं है तो उसको कौन ठीक करता है, न्यायपालिका ठीक करती है, ठीक है। आपका 25वां संविधान संशोधन जो आपके कॉम्पिटेटिव टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 25th, जिसमें पूछा गया था कि वो पहला कौन सा संविधान संशोधन है जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई। वो 25वां संविधान संशोधन था जिसको सबसे पहले कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन क्वासी फेडरल, इस जो है हमारी शासन व्यवस्था को किसने कहा है, संविधान को किसने कहा क्वासी फेडरल, तो केसी वियर ने कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी पूछा गया, वो किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और देखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा जो आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, इस सेमेस्टर के अंदर जो आएगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूनिटरी सिस्टम।